अब ध्यान से इस साइड देखें। जो आपसे बात करता है ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर के लिए, ह्यूमन आई में मैंने कहा सबसे पहले आपका एक आउटर स्फेरिकल पार्ट होगा, आई बॉक्स हम कह सकते हैं फिलहाल। एक्चुअल नाम पे बाद में जाऊंगा। और इसको आप देखेंगे ये कैसा पार्ट होता है, व्हाइट और ओपेक पार्ट। सबसे पहला पार्ट मैंने कहा कैसा होगा, व्हाइट और साथ में कैसा होगा, ओपेक पार्ट। सही है। अब चूंकि क्लासेस में आप सब लोग इकट्ठे नहीं बैठे इसलिए, नहीं तो क्या 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 कहते हैं, बगल वाले की आंख में झांक के देखो, एक व्हाइट कलर का गोला तुम्हें उस व्हाइट कलर के बॉल का इस सामने का हिस्सा तुम्हें दिखाई देता है। और घर घर में तो आए छोटे भाई बहन टहल रहे हो तो उनको पकड़ लो, उनकी आंख में झांक के देख लो। सबसे पहले तुम्हें आंख में क्या नजर आएगा, एक व्हाइट कलर का साफ नजर आएगा, एक आई बॉक्स टाइप चीज डली होती है वो अंदर गई होती है। ये जो आई बॉक्स है इसका काम जो है साफ समझ में आ रहा होगा। आपको सेफ्टी प्रोवाइड करती है, एज ए बॉक्स काम करेगी, डस्ट और इन सब चीजों से कहीं ना कहीं उसको सेफ रखेगी और उसको एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करेगी। तो ये तो एक हमने का डब्बा हो गया केवल। अब इस डब्बे के बाद कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले आपसे बताता हूँ, ध्यान देखें ये जो आपका डब्बा है इसके फ्रंट पार्ट में जरा ध्यान देखें, किसी भी आदमी की आंख को देखें, जैसे ही आप देखेंगे तो जो व्हाइट गोला नजर आ रहा था उसके बीच में आपको एक ब्राउन या ब्लैक कलर का एक सर्कल नजर आता है। जो ब्राउन या ब्लैक कलर का सर्कल नजर आता है हल्का सा उठा हुआ, वो ध्यान से देखोगे वो एक्चुअली ये वाला हिस्सा है जो मैंने कहा होता है यहाँ पे। हम फिगर साइड में बना रहे हैं इसलिए आपको ऐसा उठा हुआ दिख रहा है। सामने से देखेंगे तो ऐसा पूरा उठा हुआ ब्राउन या ब्लैक कलर का ये हिस्सा नजर आएगा। तो इसको मैं डाल देता हूँ नंबर 1। ये जो मैंने इसको क्या डाल दिया, नंबर 1। मैं इनमें से एक एक की चर्चा करता हुआ जाऊंगा अभी यहाँ पर बारी बारी से। और ध्यान से देखेंगे ये जो आपका नंबर 1 है इसके पीछे आप देखेंगे बिल्कुल बारीक मेम्ब्रेन जुड़ी होती है। और जो बारीक मेम्ब्रेन जुड़ी होती है इसको मैंने नाम दे दिया है नंबर 2। तो यहाँ कहीं मैं लिख देता हूँ ये है आपका नंबर 2। अब आप पूछेंगे नंबर 1 क्या है और नंबर 2 क्या है, तो नंबर फर्स्ट आप देखेंगे जो मैं जिसको मैंने लिखा है नंबर 1, ये होता है आपका कॉर्निया। हिंदी में भी लिख देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में आए साफ साफ। ये पहला पार्ट क्या था आपका, कॉर्निया। कॉर्निया कौन सा पार्ट होगा आप समझ में आ रहा होगा। कॉर्निया ये सामने का जो आपको सर्कल नजर आ रहा है ये कॉर्निया कहलाती है। लाइट इसी पार्ट से हमारी आईज में एंटर करती है, क्योंकि बाकी व्हाइट गोला तो कैसा था, ओपेक, उससे तो कुछ घुसना नहीं था। तो कॉर्निया का एक काम में आती है, ध्यान देखना। इससे मैं लिख देता हूँ इट एंटर्स द लाइट। तो ये किस काम में आएगी, लाइट एंटर होगी। अब दूसरी बात ध्यान देखना, ये जो आपका कॉर्निया है ये कॉर्निया आपको नजर आता है, अगर हम इंडियन पीपल की बात करें हम लोगों की, तो जनरली ब्राउन और ब्लैक कलर के होते हैं। वहीं किसी जर्मन या रशियन की आंखें देखी हैं कभी आपने? चलो छोड़ो जर्मन और रशियन, तुम कहाँ देखने जाओगे। मैं अच्छा नाम पूछता हूँ, ऐश्वर्या राय की आंखें देखी हैं? बच्चियों बताओ। हाँ, किस कलर की है? सर ब्राउन ग्रे। नहीं, ब्राउन ग्रे नहीं है। तो तुमने कहा देखी, मुझे ऐसा ध्यान है नीली आंखें हैं हल्की सी। सर से नहीं देखी। तो कह दिया देख ये देख, तू सिलेबस पढ़ने में अच्छी इंटेलिजेंट दिखता है, इसका ये थोड़ी की तरह पिक्चर का ज्ञान भी बहुत शानदार हो। ठीक है, तो परसेंटेज बनाने के अलावा कम से कम हफ्ते में 2-3 पिक्चरें भी देखा कर, उससे भी आदमी की बुद्धि का विकास होता है। ठीक। हाँ, तो बात करें जर्मन या रशियन, इस स्पेशीज को देखोगे इनकी आईज आपको ब्लू नजर आएंगी। अब सवाल यही बनता है कि ये जो कॉर्निया है, मैं कह रहा हूँ ट्रांसपेरेंट है, लाइट घुस रही है, तो ये काली हरी, हरी तो खैर नहीं, हरी तो नहीं होती जनरली, लेकिन काली नीली या ब्राउन इस टाइप की कैसे हो जाती है, इसका रहस्य है आइरिस। और आइरिस दिख रहा होगा, ये जो बिल्कुल पतली सी मैंने पॉलिश टाइप की थी, एक्चुअली ये क्या होती है ध्यान देखना, ये होती है जस्ट पीछे की मेम्ब्रेन। ये प्रोवाइड करती है कलर। और इसका एक और महान काम है वो बाद में डिस्कस करूंगा। अभी फिलहाल जैसे ध्यान देखना, कांच आपने देखा है, कांच ट्रांसपेरेंट होता है। सपोज करो कांच के पीछे में हरा कागज चिपका दूं तो आपको कांच किस कलर का दिखेगा? ग्रीन। समझ में आ गया? तो ये आपका ट्रांसपेरेंट कॉर्निया है।
ट्रांसपेरेंट कॉर्निया के पीछे जो पतली सी झिल्ली, पतली सी मेम्ब्रेन चिपकी हुई है, वो आइरिस है। आइरिस का कलर मैंने कहा आपकी स्पीशीज के बेसिस पर ध्यान रखना। स्पीशीज का मतलब आप जर्मन है, आप मंगोलियन है, आप चाइनीज है, इंडियन है, या समथिंग एल्स है, इस बेसिस पे आप देखना ये कलर आपके एक्चुअली जो वेदर कंडीशन उन सब पे डिपेंड करता है। तो जो मैं कहता नीला काला हो सकता है, तो ये क्या देता है, ये मेम्ब्रेन का कलर आपको बाहर से नजर आता है। क्या इतना समझ में आ गया? अब और ध्यान से देखना, जो मैं कहता किसी की आंख को ध्यान से देखना, जो बिठाल के, ठीक है। जब इस कॉर्निया को ध्यान से देखोगे तो नजर आएगा इसके बिल्कुल बीचों बीच में जो कॉर्निया ब्राउन या ब्लैक कलर का नजर आ रहा है, इसके बीचों बीच में तुम्हें एक बारीक सा छेद सरीखा नजर आएगा, ठीक है ना। और चाहो तो तुम एक काम कर सकते हो, पेंसिल को उसमें डाल के टुक टुक चेक भी कर सकते हो, है कि नहीं, है ना। बस ये आंख मम्मी की ना हो। तो मैंने कहा यहाँ आप देखेंगे इस कॉर्निया में नहीं, इसमें एक हल्का सा छोटा सा छेद होता है, उसको मैंने ऐसे कर दिया है ताकि आपको ये नजर आ जाए। इसको मैं नंबरिंग कर देता हूँ, ये मेरी नंबरिंग हो गई 3, ठीक है। और ये नंबर 3 ध्यान देखना, तुम कहोगे नंबर 3 क्या है? नंबर 3 है प्यूपिल। ये होता है छोटा सा होल इन आइरिस। अब आइरिस में होल क्यों है समझ में आ गया होगा, इसी से लाइट आपकी आंख के अंदर जाएगी। अब आपकी शुरुआत का हिस्सा समझ में आ गया। इधर से देखते हैं बाहर से। सबसे पहले आपको एक ब्लैक, अपन जो इंडियन से ब्लैक ब्राउन कलर का कॉर्निया नजर आएगा। कॉर्निया के बिल्कुल बीचों बीच में ध्यान से देखोगे तो एक होल टाइप नजर आएगा। एक्चुअली होल अंदर होता है, बाहर नहीं होता है। तुम सोचो तुम पेंसिल डाल सको। इसलिए तीसरा नंबर जो है वो प्यूपिल था। अब इसका जो कलर था वो काय की वजह से था, वो मैंने कहा था आइरिस इस मेम्ब्रेन की वजह से। अब यहाँ से लाइट घुसेगी, जो ये लाइट घुसेगी, ये लाइट कहाँ जाएगी? तो आप देखेंगे ये लाइट यहाँ कहीं आती है, और यहाँ पर आपकी आंख में होता है एक बाई कॉन्वेक्स लेंस। मैं इस लेंस को ऐसा बनाता हूँ ताकि आपको बिल्कुल साफ दूर से भी नजर आए। तो देखो जरा लेंस साफ नजर आने लगा सबको कि नहीं आ रहा है? सर आ रहा है। आ रहा है रेड कलर का, बढ़िया। इसको मान लेंगे अपन, ये अपना नंबर हो गया कौन सा? 4, ठीक है। नंबरिंग इसलिए कर रहा हूँ, बोर्ड पे होते थे वैसे तो मैं पार्ट के नाम लिख देता था, पर अभी क्या है छोटे हो जाएंगे तो देखेंगे नहीं, इसलिए मैं नंबर 4 अलग से लिख देता हूँ। चौथे नंबर पे जो चीज मेरे पास है वो है एक बाई कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा ये लेंस काय का बना होता है ये बताओ? काय का बना होगा ये लेंस? सर वाटर। पानी का। ठीक, और कोई जवाब? कांच का या प्लास्टिक का? कांच या प्लास्टिक का नहीं बनेगा। तुम्हारी आंख में कोई लेंस बाहर से थोड़ी ना डलता है, नेचुरल है। नेचुरल ध्यान देखना, आपकी पूरी बॉडी में 2 3 तरह चीजें होती हैं। तो लिक्विड्स होते हैं, आप सही कह रही थी, पानी। दूसरा मैंने कहा या तो होती हैं मसल्स, और या फिर होती हैं हड्डियां। हड्डियों का नहीं हो सकता, बोन्स आपको मालूम है ट्रांसपेरेंट नहीं होती। तो ये कैसा लेंस होता है याद रखिएगा, ये लेंस होता है मस्कुलर। मस्कुलर बोले तो काय का बना होता है? मसल्स का बना होता है। और कैसी मसल्स? ट्रांसपेरेंट मसल्स का बना होगा, जिनसे ये लाइट आर पार हो सके। अब इस लास्ट हिस्से को थोड़ा 4 नंबर ऊपर लिखूं ताकि एक चीज और दिखा सकूं। अब ये जो लास्ट हिस्सा है ध्यान देना, लेंस हवा में नहीं तैरेगा। ये जो आपकी ये आपका आ रहा था, यहाँ ध्यान देखो, ये 2 मसल्स आपकी इस लेंस को ऐसे हुक टाइप पकड़ लेती है, दिख रही है? जैसे ये हिस्सा यहाँ से जाएगा, ये इसको हुक टाइप पकड़ लेगा, पकड़ लिया ऐसा। ये लेंस फिक्स हो गया ऊपर से भी नीचे से भी। तो जहां से फिक्स हो गया, ये जो मसल्स है आपकी, इनको मैं नंबरिंग कहा लूं? इसको मैं नंबरिंग यहाँ देता हूँ, ये है आपका नंबर 5। नंबर 5 जो चीज आपके पास है वो इस समय आपके पास है पेन और चलो कोई बात नहीं। 5वें नंबर पे आपके पास ये चीज है, और बड़ा लिखता हूँ, ये है सिलियरी मसल। सिलेरी मसल का काम समझ में आ रहा होगा। अभी प्रिमिटिव काम बता देता हूँ, ये आपके लेंस को होल्ड करती है। हकीकत ये है कि लेंस को खींचने और दबाने के काम में भी आती है, उस फंक्शन की हम बाद में चर्चा करेंगे। अब ध्यान देखो, यहाँ से लाइट आपकी एंटर होगी, ठीक है। इसको मैं ऐसा कर देता हूँ, जल्दी समझ में आएगा।
ये आपका ओपेक पार्ट था पूरा का पूरा, जो आपका लेंस का बाहरी गोला है, ये आपकी कॉर्निया हो गई, लेंस हो गई। यहाँ से जो लाइट आएगी, ये लाइट आगे जाके ध्यान देखना एक खास स्क्रीन पर पड़ती है, और इस स्क्रीन का नाम आप पिछले टर्न पे भी बता रहे थे, क्या नाम था इस स्क्रीन का? रेटिना। रेटिना। रेटिना, आप सही है। ये मैंने मान लिया, ये क्या हो गया अपना थोड़ा मोटा कर दिया जिससे आपको देखने लगे। ये जो आपका पार्ट है, ये मैंने कहा ये आपकी क्या कहलाएगी, इसको अपन क्या नंबर दें, इसको नंबर दे देते हैं 6। और 6वें नंबर पे अपने पास रेटिना। रेटिना पे ध्यान देखना, ये आपका कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस से आपको मालूम है इस साइड जो इमेज बनेगी, वो इमेज आपकी बनती है रियल, इन्वर्टेड और स्मॉल। अब एक दिक्कत हो गई, यहाँ जो इमेज बन रही है इस पर्दे पे, वो कैसी बन रही है आपके आंख में, इन्वर्टेड। अच्छा, आपने सोचा अगर इमेज इन्वर्टेड बनेगी तो आपको दुनिया उल्टी नजर क्यों नहीं आती? बताओ भाई। मैं कह रहा हूँ लेंस से रियल इमेज बनेगी, इस स्क्रीन, इस पर्दे पर जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी? ऑब्वियस है, वो होगी रियल, इन्वर्टेड और स्मॉल इन साइज। तो मुझे बस इतना बताओ कि जो इमेज बन रही है रियल इन्वर्टेड, ये आपको जो है पूरी दुनिया उल्टी नजर क्यों नहीं आती? कौन बताएगा? बताओ सुयश अग्रवाल, तुम्हारी क्या राय है? कोई जवाब नहीं? चलो, अंश सेंगर मौजूद है भाई? यस सर। बताओ क्या कारण हो सकता है कि अपने को दुनिया उल्टी नहीं नजर आती, जबकि ये यहाँ पर इन्वर्टेड इमेज बन रही है, मैंने बता दिया। सर चलो, इन्वर्टेड इमेज सीधी बनती है। इन्वर्टेड इमेज सीधी बनती, इन्वर्टेड और बनती है। क्या कह रहे, क्या कह रहे, दोबारा बोलो, समझ नहीं आया। सर पता नहीं। अच्छा, पता नहीं कह रहे हो। मुझे लगा ऐसा क्या बता रहे हो। चलो, और कोई बताओ यार, है कोई नहीं बता रहा? चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। बेटा, हम में से कुछ लोगों के पास ब्रेन होता है, दिमाग, ये ध्यान नहीं है। और जब कुछ लोगों के पास ब्रेन होता है तो यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से आपकी जाती है नर्व्स। ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, जो भी हमारे सेंसेशंस हैं, चाहे कान में साउंड हो, लास्ट ईयर पढ़ते थे ना, कान में जो साउंड आती है, आंखों में जो लाइट आती है, जीभ पे जो टेस्ट आता है, या फिंगर में जो टच आता है, यहाँ पर आपके न्यूरॉन्स होते हैं, आपकी नर्व सेल्स होते हैं। याद आ गया, लास्ट ईयर हम सेल्स पढ़ रहे थे, नर्व सेल्स। ये नर्व सेल इस मैसेज को कहाँ ले जाते हैं, तो जैसा मैंने बताया कुछ लोगों का दिमाग भी होता है, तो उस दिमाग तक जब ये ले जाते हैं तो ये काम दिमाग का ही है कि वो इस इमेज को क्या करेगा, सीधा करके सेंस कर लेगा। अब ये समझ में आ गया? क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग पूछते हैं, मुझे इमेज इन्वर्टेड बन रही है तो दुनिया उल्टी क्यों नहीं नजर आ रही, इसलिए नहीं नजर आ रही। ब्रेन का काम है उस इमेज को सेंस करते समय कैसा कर लेता है, सीधा कर लेता है। अब ये ध्यान रखिएगा, अब ये क्लियर हो जाता है। अब आए एक और खास बात करते हैं। क्या इतनी पूरी कहानी समझ में आ गई आपको 6 नंबर तक की? अब मैं आप बताता हूँ, ठीक, एक 7th नंबर बताऊंगा, फिर एक 8th और 9th नंबर बताऊंगा। यहाँ पर मैं ऐसा ऐसा कर देता हूँ हल्का सा, ये है 7th नंबर। 7th नंबर आप देखेंगे, जो आपका पूरा आई बॉक्स है, इस पे एक ब्लैक कलर की पॉलिश होती है। एक्चुअली ये पॉलिश नहीं होती, ये भी आप देखोगे जो पॉलिश मैंने कह दिया है, ये एक्चुअली झिल्ली चढ़ी होती है ना, आपके अंदर पेंट थोड़ा कोई करने जाएगा यार। एक्चुअली क्या होती है, पूरे आपके अंदर जो है काले कलर की झिल्ली चढ़ी होती है। काले कलर की झिल्ली आप क्यों चढ़ाते हैं, तो मैं बताता हूँ, क्योंकि इसका पर्पस होता है अवॉइड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक्चुअली ये जो झिल्ली है, अगर आप कभी कैमरा देखेंगे, बॉक्स कैमरा, मोबाइल का नहीं, उसमें भी आपको नजर आएगा, उसके अंदर के सेंसर के अलावा बाकी पूरे पे ब्लैक पेंट किया जाता है। आप पूछेंगे क्यों, ये मैं यहाँ दिखाता हूँ, देखें ध्यान से, टू अवॉइड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ ध्यान देखना, किसी भी ऑब्जेक्ट से रेज आई, जो रेज सीधी जाएंगी, उन्होंने तो एक इमेज बना ली। अच्छा, क्या सारी रेज बिल्कुल सीधी जाएंगी? ये संभव ही नहीं है। कुछ रेज आप ध्यान देखना ऐसी भी जाएंगी,
अच्छा, जो यहाँ से जाएंगी और यहाँ से टकरा के रिफ्लेक्ट हुई तो ये भी एक इमेज बनाएंगी, जो यहाँ से जाएंगी वो भी एक इमेज बनाएंगी। तो ध्यान देखना, एक प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको एक ही ऑब्जेक्ट के 3, 4, 6 इमेज नजर आ सकते हैं। और वो क्यों आ रहा है? ड्यू टू द मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट अलग अलग जगह से रिफ्लेक्ट होके भी आ रही है, तो अलग अलग इमेजेस हल्के हल्के पॉइंट्स बनाएगी, तो आपको देखने में विचित्रता होगी। तो इसलिए बाकी किसी जगह से रिफ्लेक्शन ना हो, जैसे लाइट कोई टेढ़ी रे है वो यहाँ ना आ जाए, केवल कौन सी रेज आए जो सीधी सामने आ रही है इन फ्रंट, उनको अवॉइड करने के लिए, साइड साइड से अवॉइड करने के लिए आप किस कलर की मेम्ब्रेन रखते हैं आपके अंदर? तो याद रखिएगा, आप नहीं रखते, ये ऊपर वाले ने रखी है, और ये मेम्ब्रेन होती है ब्लैक कलर की। ब्लैक कलर क्या काम करता है, ध्यान है तो बताएगा। ब्लैक लाइट को एब्जॉर्ब करता है। सही कह रही हैं आप, सारे बाकी लाइट को एब्जॉर्ब कर जाता है, तो रिफ्लेक्शन नहीं होता। अब अगली चीज बताता हूँ, ध्यान देखना। अब यहाँ पर लिखता हूँ 9 और यहाँ पर लिखता हूँ 10, ठीक? यही हुआ था ना, 7, 8, 9, नहीं 8 शायद रह गया है। ओके, इसको कर देता हूँ 8 और इसको कर देता हूँ मैं 9। अब आप कहेंगे 8 और 9 क्या है, तो 8 और 9 की चर्चा करता हूँ। आपका नंबर 8 नंबर आपके लिए कहलाता है येलो स्पॉट, और 9th नंबर आपके लिए कहलाता है ब्लाइंड स्पॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, इनको ध्यान से देखें। सबसे पहले ध्यान देखना कि आपको एक अंदाज लग रहा है, यहाँ से रेज ऑफ लाइट, ये सामने आपका लेंस है, यहाँ से आपकी सीधी रेज ऑफ लाइट आ रही है, यहाँ कहीं जाएंगी। क्या आपको ऐसा अंदाज है जो भी ऑब्जेक्ट सामने रखा है उसकी सबसे बेस्ट इमेज कहाँ बनेगी? वो इमेज बनेगी जो बिल्कुल सामने यानी सेंटर पे होगी। इसीलिए ये जो सेंटर है आपका, ध्यान देखना, इस सेंटर को मैंने नंबर 8 दिया है। इस सेंटर पे बनने वाली इमेज कैसी होती है? सबसे बेहतर इमेज, यानी कहा जाए इस पॉइंट पर आपकी क्या चीज होती है? इस पॉइंट पर होती है, छोटा लिख दिया है दिखेगा नहीं, बड़ा लिखता हूं, इस पर बनती है आपकी बेस्ट इमेज, सबसे बेहतरीन इमेज आपको इसी येलो स्पॉट पर मिलती है। अब आप पूछेंगे मैंने येलो स्पॉट क्यों कह रहा हूँ भाई? येलो स्पॉट इसलिए कह रहे हैं, कभी आपको कोई फालतू आंख मिल जाए, उसको आप आराम से काटें, और जब आप आराम से डिसेक्शन करेंगे, जब आप रेटिना को खोल के देखेंगे, तो आपको नजर आएगा ये पार्ट येलोइश कलर का होता है, यानी सेंट्रल पार्ट ऑफ द रेटिना। ये अगर आप कभी देखें, और चिंता मत कीजिएगा, आप में जो लोग बायोलॉजी लेंगे आगे जाके कहीं जाएंगे तो आपका डिसेक्शन भी कराया जाता है। जब आप, हमने कहा कहीं ना कहीं एमबीबीएस कर रहे होते हैं, डॉक्टर के तौर पे वर्क करेंगे, तो ये जो आप देखेंगे, ये जो पार्ट है किस कलर का दिखता है? ये येलोइश कलर का होता है, इसीलिए से कहा ही जाता है येलो स्पॉट। क्या इतना समझ में आता है, हाँ या ना? बताओ फुर्ती से। सर रेटिना को सर काटेंगे, उसके अंदर येलो स्पॉट होता है? नहीं, अंदर नहीं, ऊपर। ये जो रेटिना जो स्क्रीन है ना, जैसे पर्दा, ये समझ लो हमारा बोर्ड ऐसा पर्दा होगा ना। अब इस पर्दे पे ध्यान देखो, ये रेड स्पॉट है, ये ब्लू स्पॉट है, और ये ब्लैक स्पॉट है। तो ऐसे ही इतना जो हिस्सा आपको दिख रहेगा, जब आप ये आंख को काट के, आंख के अंदर होता है ना रेटिना, तो आंख को काटने के बाद ही तो अंदर झांकोगे तो ये हिस्सा कैसा दिखेगा? हल्का सा पीलापन लिए हुए होता है, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं? येलो स्पॉट उसका सर नाम। पीले क्यों होता है? नहीं, पीला क्यों होता है? नहीं, उसमें जो मटेरियल्स पाए जाते हैं वो उनकी वजह से, जैसे अब तमाम सारी चीजें, जैसे आपको ध्यान होगा आपका लिवर येलो कलर का होता है, ब्लड आपका रेड कलर का होता है, तो ये तो जो भी उसके एलिमेंट्स मिलते हैं उनकी वजह से, है ना? और लास्ट जाते हैं, ये क्लियर हो गया बेस्ट इमेज वाला, हाँ ना? ये बताएं। अब एक और Yes, बचा, sir. और वो कौन सा बचा? वो ब्लाइंड स्पॉट, ये वाला। मैंने इसको ब्लाइंड स्पॉट क्यों कहा? ध्यान देखना, है बिल्कुल कोने वाला एरिया है, इस एरिया से आपकी ऑप्टिकल नर्व्स आगे जा रही हैं। इस पॉइंट पर जो इमेज बनेगी, वो इमेज हमें दिखना बंद हो जाती है, और वो इमेज दिखना बंद हो जाती है, तो इसीलिए से क्या कहा जाता है? ब्लाइंड स्पॉट। यानी अगर कोई इमेज इतने कोने पर बन रही होगी तो आपको दिखेगी नहीं। अच्छा, आप अपना ब्लाइंड स्पॉट चेक करना चाहते हैं तो आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। हाथ में एक पेन लें, पेन को ऐसे सामने देखें, जब आप पेन को बिल्कुल सामने देखेंगे, आप देखेगा ये बेहतरीन दिखेगा। अब आप एक काम करना, इस पेन को धीरे 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 ऐसे चलाना। हाँ, एक बात और बता दूं, आंखें मत चलाने लगना, नहीं तो पूरा पेन घूम जाएगा, तो पेन दिखता रहेगा, उससे क्या सेंस निकला?
इसलिए मैंने कहा आंखें सामने, मान लीजिए चलो किसी दीवार पे किसी पॉइंट पे टिकी हो, सामने पेन रखना, इस पेन को सामने देखते हुए, देख पा रहे हैं सामने, पेन आप यहाँ लाए, अभी है देखना है इधर, इधर मत देखने लगना, अभी भी देखेगा पेन है, अभी भी देखेगा पेन है, आई कहाँ गया पेन, और देख पा रहे हो सामने, इसका मतलब समझ में आ रहा है। यहाँ जब पेन है सामने इन फ्रंट ऑफ द कॉर्निया, तो आपकी सबसे बेहतर इमेज जाती है, जो मैं अपने लिए कर रहा हूँ। जब मैं हल्का सा पेन तिरछा करूंगा, इमेज हल्का सा ब्लर हो जाएगी, अब वो एग्जैक्ट सेंटर पे नहीं आ रही येलो स्पॉट पे, लेकिन धीरे 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 करता जाऊंगा तो समझ में आ रहा है, इमेज किनारे होती जाएगी, और जब किनारे होते होते लास्ट पहुंचेगी तो कहाँ पहुंच जाएगी, ऐसा आप चेक करके देख सकते हैं। लेकिन फिर एक सावधानी बताऊं गधों को, वो एक महान काम करते हैं, बोले सर हमें तो पेन पूरा दिख रहा है एकदम साफ साफ, मैंने कहा तुम गधे हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। समझ में आ गया? आंखें स्ट्रेट रखना, पेन हुआना, तो समझ में आ जाएगा अपने को कहाँ तक की चीजों का एहसास होता है और कहाँ के बाद चीजों का अंदाज लगना बंद हो जाता है। ये समझ में आ जाते हैं, हाँ या ना? पहले तो इसके बारे में बता दें टोटल कहानी, कोई डाउट इसमें हो तो पूछें। नो सर। नहीं सर, ठीक। तो अब हम जाते हैं, ये हमने सारी चीजें बता दी, एक लास्ट काम और करता हूँ। ये जो आपका आई बॉल बन रही है, ध्यान देखना, अभी आई बॉल हॉलो है, और अगर ये ऐसी ही हॉलो या खोखली रही तो इसमें एक समस्या हो जाएगी। ध्यान देखना है, हॉलो बॉल है, खोखली बॉल है, मसल्स की है, तो ध्यान देखना सॉफ्ट होगी। अब तुम पूछोगे इस बॉल में प्रॉब्लम क्या आएगी, वो बता देता हूँ। इस बॉल में प्रॉब्लम ये आएगी कि ध्यान देखना कभी भी दब सकती है। दबने का मतलब ये है, जैसे मान चले आप सुबह जगे, और सुबह जग के अपन जग के क्या करते हैं, पहला काम ऐसा कर दिया गलती से और पिचक गई, तो मम्मी को आवाज लगानी पड़ेगी, मम्मी चिमटी लाओ, बोले क्यों, बोले अंदर वापस निकालो। क्यों भाई, ऐसा संभव है कि नहीं है? तो फिर क्या करूं, उसको पिचकने से कैसे बचाऊं? अभी आज बचाता हूँ, ध्यान देखो, इस पूरे में मैं भर दूंगा लिक्विड, और लिक्विड नहीं होता एक्चुअली सॉल्टी वाटर होता है, समझ में आ रहा है? अब सॉल्टी वाटर, पानी वाले गुब्बारे देखे होंगे, पानी भर दोगे तो ध्यान जा रहा होगा, अब इसकी शेप डिस्टॉर्ट नहीं होगी, और ना ही कोई हार्ड मटेरियल भरा है कि आपका मसल्स को चोट पहुंचे, सिर्फ पानी है। ये पानी काय की तरह काम करता है, तो ये पानी काम करता है, तो ध्यान जाएगा शॉक एब्जॉर्बर की तरह। समझ आ गया? कभी आपकी आंख में धक्का लग जाए, कुछ हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा कि किसी ने क्लास में, तुम स्कूल में लड़ लिए, किसी ने घूसा जड़ दिया, फिर तुम घर आते समय सिंगल बत्ती के लालटेन हो गए, ऐसा नहीं हो सकता। दबेगी लेकिन अपनी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है, शॉक एब्जॉर्बर है, तो ये आपका हो जाएगा। तो पहले एक निगाह डालें कि आपको मोटे तौर पे ज्यादातर बातें समझ में आई थी या नहीं आई थी, पहले ऐसा मुझे बताएं। यस सर। मैं ये नहीं कह रहा 100%, आई एम जस्ट आस्किंग दैट पार्ट्स आर क्लियर टू यू और नॉट। ठीक, अब मैं इनको एक बार रिपीट करता हूँ, और जब मैं रिपीट करूंगा तो इनको ध्यान से देखते हुए जाना, ठीक है ना? और इनको रिपीट करने के लिए स्किल टाइप चीज नहीं है, ठीक है? आए देखे ध्यान से, आंख के लिए हम फिर से स्टार्ट करेंगे। अब मैं सबसे पहले आप बताता हूँ, जो आंख में आप बाहर से झांकते हैं, यहाँ कहीं से मान चलो किसी आदमी की आंख देखो, तो आपको व्हाइट आई बॉल नजर आएगी, व्हाइट आई बॉल दिख रही होगी, जो ये काले काले डॉट डॉट के साथ बनी हुई है। आई बॉक्स, आई बॉल आपकी कैसी व्हाइट है, ओपेक है, इसका काम कुछ नहीं है, आपको शेप में बनाए रखना, डस्ट डर्ट इन सब चीजों से या किसी इंजरी से इसको सेफ रखना। तो पहला तो समझ आ जाता है। अब मेन आपका कार्यक्रम कहाँ से चालू होता है? आपका कार्यक्रम यहाँ सबसे पहले स्टार्ट होता है फ्रंट। आपके सेंटर में आप देखेंगे, आपको एक काले या ब्राउन कलर का उठा हुआ पार्ट दिखेगा। ये जो उठा हुआ इतना पार्ट दिखता है, आप चूंकि सामने देखते हैं तो आपको पूरा दिखता है सर्कल टाइप, सही ना? ये जो आपको पार्ट नजर आता है, जिसको मैंने नाम दिया है नंबर 1, ये नंबर 1 पार्ट आपके कहलाता है, ध्यान से देखेंगे, कॉर्निया। कॉर्निया कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है एंड एंटर्स लाइट। आपकी लाइट इसी से होकर कहीं आंख में एंटर करती है, तो क्या है, पहली बात समझ में आ जाती है, हाँ ना बताएं? बोलो आपको यस सर। आ जाता है समझ? ठीक है। अब आप आएंगे सेकंड चीज, ये जो कॉर्निया है, मैंने कहा था आपको इस कॉर्निया में नजर आते हैं कलर्स, और कलर से मेरा क्या मीनिंग है, कभी आपको
जो मैं कहता ब्लू ब्लैक या ब्राउन आंखें क्यों दिखती हैं, क्योंकि इस कॉर्निया के जस्ट पीछे ये आपकी एक मेम्ब्रेन लगी होती है और इस मेम्ब्रेन को हमने नाम दिया था नंबर 2। नंबर सेकंड पे जो आपकी मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन कौन सी होती है, मेम्ब्रेन होती है आइरिस। और आइरिस का मतलब आपके लिए क्या होगा, एक ऐसी कलर्ड मेम्ब्रेन जो आपके ठीक कॉर्निया के पीछे लगी हुई है और कॉर्निया के पीछे लगे होने की वजह से इस पर कलर नजर आ रहा है आपको बाहर से आपका। तीसरे नंबर पे देखें, ठीक आइरिस के बीचों बीच में आपका एक छोटा सा होल होगा। कहाँ गए, ये रहा होल। इसका आप नाम क्या देते हैं, दैट होल इज नोन एज द प्यूपिल। ये क्या है, होल इन द आइरिस। अब इसका पर्पस समझ में आ रहा होगा, लाइट इससे एंटर करेगी, ये पहला पर्पस। आगे जाके बताऊंगा, इट इज यूज्ड फॉर द कंट्रोलिंग ऑफ द लाइट ऑल्सो। तो अभी 2 मिनट बाद बात करेंगे, अभी फिलहाल इतना हिस्सा भैया लाइट एंटर होती है, प्रिमिटिव वर्क समझ में आ जाए। चौथे नंबर पे आप देखेंगे, यहाँ से घुसने वाली लाइट किस पर जाती है, जो रेड कलर का आपको पार्ट नजर आ रहा है, विच इज नोन एज द लेंस। लेंस कैसा लेंस होता है, तो यहाँ देख लें, लेंस कहाँ गया, चौथा नंबर है, चौथा कहाँ गया, ये रहा। बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है, मस्कुलर लेंस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और क्या करेगा, पीछे कहीं जाके एक स्क्रीन पर ये आपका रियल इन्वर्टेड और स्मॉलर इन साइज इमेज बनाएगा। जिस जगह पर ये इमेज बनेगी वो जगह आप देखेंगे, दैट इज डिमार्क्ड बाय नंबर 6। नंबर 6 आपका कहलाता है रेटिना, सो यू नो इट वेल, ये आप पहले से भी जानते थे। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6 के बाद आगे। पॉइंट नंबर 6 के बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो अच्छा, एक पांचवा में छोड़ गया गलती से, सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स कौन सी थी, ये जो लेंस को जो होल्ड कर रही है मसल्स, ये दिख रही है, ये इस टाइप से हुक टाइप इधर से फंसी है और उधर से फंसी है। ये जो 6 नंबर हुक टाइप मसल्स हमने लेंस को होल्ड कर रही है, और आगे जाके बताऊंगा इसकी शेप चेंज करेंगी, ये आपकी किस नाम से नहीं आती है, सिलियरी मसल्स। नाउ नेक्स्ट इज द सेवेंथ है आपका ब्लैक पॉलिश्ड या ब्लैक मेम्ब्रेन। ये आप देखेंगे पूरे इसमें अंदर ही अंदर क्या होता है, ये आपकी ब्लैक मेम्ब्रेन लगी होती है। ब्लैक मेम्ब्रेन का काम होगा अवॉइड रिफ्लेक्शन, और इसका नाम मैं लिखना तब भूल गया था, इसका मैं नाम लिख देता हूं, इसका नाम होता है कोरॉइड। ठीक है, अभी एक बार इनके नाम सुनते आए। तो इसको मैंने क्या कहा, आपकी मेम्ब्रेन किस नाम से आने आएगी, कोरॉइड के नाम से। रिफ्लेक्शन अवॉइड करेगी, मतलब यहाँ पर जो लाइट है उसको एब्जॉर्ब कर जाएगी, यहाँ नहीं पहुंचने देगी। 7 चीजें समझ में आई। 8वां और 9वां यहाँ के 2 खास पॉइंट से जो आपके लिए कहलाते हैं येलो स्पॉट। आपसे कहा जाता है द सेंट्रल पार्ट ऑफ द रेटिना इज ऑफ द येलोइश कलर। कैसे कलर का होता है, पीले से कलर का होता है, ये येलो स्पॉट कहलाता है। एंड द बेस्ट इमेज इज ऑब्टेन्ड हियर, और द बेस्ट इमेज इज फॉर्म्ड हियर। सभी को मेरी आवाज साफ सुनाई दे रही है, ये बताएं। यस सर। यस सर। ठीक। और नाइन्थ क्या था, ये जो बिल्कुल कॉर्नर का स्पॉट, ये कहलाएगा ब्लाइंड। ब्लाइंड से ही यहाँ पर आने वाली इमेज आपको नजर नहीं आएगी। और लास्ट 2 लिक्विड भरे होते हैं, उनके नाम तो लास्ट में बता देंगे, विट्रियस और एक्वस लिक्विड कहलाते हैं। वो तो चलो छोड़ो, तो एक लाइन में निपट जाते हैं, उनका कोई ज्यादा वैसा यूज नहीं है। आप मुझे बताएं, पार्ट समझ में आ जाते हैं, हाँ या ना? यस सर। बोले सभी लोग हाँ। सर अगर किसी की आईज बाहर जो इरिस जो होता है हमारा वो येलो कलर का हो, तो वो ब्लैक कलर, तो उसमें भी तो लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी, भले ही वो ट्रांसपेरेंट लेयर में लाइट एब्जॉर्ब नहीं होती है ब्लैक कलर। क्वेश्चन है, यदि किसी का आइरिस कैसा ब्लैक हो, है ना, तो आप कह रहे हैं तो लाइट एब्जॉर्ब। हाँ, तो लाइट एब्जॉर्ब है तो कोई समस्या नहीं, क्योंकि अपनी लाइट जो एंटर करती है, ध्यान देखना, यहाँ से करती है। ये कौन है, 3 नंबर पे देखो, प्यूपिल, इससे एंटर करती है, ठीक है ना। इसलिए इसका ब्लैक ब्राउन या ऐसा कोई कलर होने से बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। तो मेन लाइट आप देखना इससे ही एंटर करेगी, जो एक्चुअल लाइट कहना चाहिए प्रॉपर। और एक इतना लेट, ये कौन है? ये कहानी समझ में आ जाती है, हाँ ना, बताएं। सर आईज का भी डिफरेंशिएशन होता है क्या? एक मिनट बेटा, क्वेश्चन दोबारा रिपीट करना, मैं सुन नहीं पाया है। जैसे हमारी बॉडी का डिफरेंशिएशन होता है, छोटे पे छोटे, बड़े पे बड़े, हाँ, तो उसी हाँ। आईज का डिफरेंशिएशन भी होता है।
बिल्कुल होता है। आइज का डिफरेंशिएशन मैं याद दिला देता हूँ, आपने ध्यान नहीं दिया, जो जैसे जैसे आदमी ओल्ड होते जाते हैं वैसे वैसे उनकी नजरें कमजोर होती जाती हैं। बिल्कुल आपने ध्यान दिया होगा, नजर कमजोर होना। एक तो कैटरेक्ट आता है, कैटरेक्ट मतलब समझ में आ रहा होगा, लेंस धीरे धीरे क्या होता है, वाइट पड़ने लगता है, क्रिस्टल्स पड़ने लगते हैं, मतलब जो मसल्स थी एक्चुअली, जो डीजनरेशन होता है हमारा सबसे ज्यादा किसमें होता है, तूने ध्यान दिया होगा मसल्स में। जैसे मैं कह दूं, आप ऐसा चेक कीजिएगा, जैसे आपके कोई भैया हम कहते हैं घर में एक 18 से 25 साल के, उनके आप देखोगे यहाँ हाथ लगाना तो नजर आएगा एकदम मसल्स हार्ड, बिल्कुल पत्थर सरीखी मसल्स दिखेंगी। यहाँ पर ऐसी पैरों में आप लगाओगे, पैर से मसल कैसे दिखेंगी, हार्ड एकदम। और अब एक काम करें, इसी की वजह हम कहना, एक 50-50+ एज के कोई व्यक्ति हो, फादर हो आपके, ताऊ हो, कोई भी, उनको देखना, उनसे कहना ऐसे करो, यहाँ हाथ लगाना, तो फिर भी दिखेगा, लेकिन ये सॉफ्टनेस दिखेगी। अब 70 ईयर्स ओल्ड किसी आदमी देखना, उसमें क्या नजर आएगा, उनकी खाल यहाँ की लटकने लगती है। खाल लटक क्यों रही है, एक्चुअली जो मसल्स थी वो डिसॉल्व होने लगती है, मसल्स धीरे 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 डिटोरिएट होती जाती है। और ये प्रॉब्लम अपने आई लेंस में भी आती है। ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही था। इसीलिए ओल्ड एज में आप एक नाम सुनेंगे, कैटरेक्ट या मोतियाबिंद। गांव की भाषा में कई बार लोग कहते हैं, बोले साहब ने आंख बनवाई है, ये शब्द कई बार हमें सुनने में आते हैं। या बोले साहब, जैसे अपन लोग ग्वालियर में रह रहे हैं, अपने बहुत सारे रिलेटिव गाँव में भी है, तो वहां से कोई बताता है साहब दादी है या बाबा है, बोले कहाँ है, बोले साहब ग्वालियर आना है, आंख बनवानी है। आंख बनवाना एक नॉर्मल विलेजियस वर्ड हो गया। आंख बनवाना मतलब आप डॉक्टर से बात करेंगे तो क्या नाम लेगा, मोतियाबिंद और कैटरेक्ट, उसमें ये लेंस चेंज करते हैं, इसकी जगह आर्टिफिशियल अपना लेंस डालेंगे। क्यों? क्योंकि क्रिस्टलाइन लेंस धीरे धीरे क्या होता है, क्रिस्टल्स में कन्वर्ट होने लगता है, ट्रांसपेरेंसी धीरे धीरे उसकी खत्म होने लगती है, डेड होने लगता है, ऐसा कहा जाए। ये आप समझ में आता है। बाकी देखेंगे, इसके अलावा भी आईज में डिफेक्ट बताऊंगा ओल्ड एज में। इसकी ये जो वर्किंग प्रोसेस थी, कभी पतला होना कभी मोटा होना, ये भी कम हो जाती है। इसलिए आदमी को बहुत दूर और बहुत पास का दिखने में दिक्कत आएगी, जिसको हम कहते हैं नजरें कमजोर होना। ये सारी प्रॉब्लम ऑफ कोर्स ओल्ड एज के साथ बॉडी का ऐसा कोई पार्ट नहीं है जिसमें धीरे धीरे प्रॉब्लम्स नहीं आए। न्यूरॉन आपको ध्यान जाएगा, धीरे धीरे टाइम के साथ न्यूरॉन काम करना बंद कर देते हैं। और न्यूरॉन काम करना बंद होने का सबसे पहले टच, हीट और कोल्ड उतना नहीं समझ में आएगी। टेस्ट धीरे धीरे आना बंद हो जाएगा। कानों में सुनाई देना धीरे धीरे बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं कि एकदम बंद हो जाएगा, कानों की जो सुनने की ताकत थी वो धीरे 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 डिटोरिएट होती। क्यों? न्यूरॉन्स भी कम होने लगे, ऑप्टिक न्यूरॉन्स भी कम होने लगे। और सबसे खास बात, न्यूरॉन्स कम होना मतलब ब्रेन फंक्शन कम करने लगा। ओल्ड एज में आदमी भूलने का शिकार हो जाएगा, भूल जाएगा। क्यों भूल रहा है? क्योंकि न्यूरॉन, ध्यान देखना, प्रॉपर उतना काम नहीं कर रहे जितना कि एक 15 से 16 साल के बच्चे के करते थे। क्या ये समझ में आती है आपको मेरी बात सभी को? यस सर। सर लेकिन सर जो यानी बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे 10-15 साल के, 12 साल के, सर उनके भी आंखों में चश्मा लगता है, यानी उनकी भी आंखें कमजोर होती हैं। वो डिफेक्ट्स है। जैसे मैंने कहा, एक चीज में कमी होने का सिर्फ एक कारण थोड़ी होता है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। मान चले आप रोज 8 से 10 घंटे कंटिन्यूअस हाई ब्राइटनेस पे आप मोबाइल देखें, और मैंने कहा था हाई ब्राइटनेस और बिल्कुल क्लोज, जैसे आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, क्लासेस लेने से पहले आप सभी को कहा गया था भैया ब्राइटनेस थोड़ी कम रखना और मोबाइल से डिस्टेंस बना के बैठे। दूसरा, अगर आप हेडफोन या लीड इस्तेमाल कर रहे हैं तो वॉल्यूम रेड पे नहीं जाने दें। ध्यान दिया होगा, मोबाइल में जब वॉल्यूम बढ़ाते हो लीड लगा के, थोड़ी देर बाद उसकी लाइन रेड हो जाती है। चेक किया है सभी ने ऐसा? यस सर। ठीक है, ये कैमरा मेरा हिल रहा है कि तुम्हारा भी हिल रहा है? स्क्रीन जरा चेक करना, स्क्रीन हिल रही है क्या? नहीं सर, सही है। अच्छा चलो, तो हो सकता है वायरिंग आएगी। ठीक, मैं जो बात कर रहा था, मैंने कहा तो वो जो आप बात कर रहे थे, तो इसकी वजह से भी आंखों पे असर पड़ सकता है। दूसरा, प्रॉपर न्यूट्रिशन आप नहीं ले रहे हो, आपकी आंखों के लिए विटामिन ए लगता है। आप दूध नहीं पीते हो, अंडे नहीं खाते हो, आम पपीता ऐसी चीजें नहीं खाते हो, ग्रीन वेजिटेबल्स बिल्कुल नहीं खाते हो, है ना? तो ध्यान जाएगा कहीं ना कहीं, दिस विल क्रिएट अ बैड इम्पैक्ट ऑन द आईज। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, चश्मा लग जाएगा। हम इस चश्मे की बात नहीं कर रहे जो कि अदर रीजन से लगा। मैं भी नेचुरल बात कर रहा था। नेचुरल देखोगे तो नेचुरल आपकी एज में चश्मा नहीं लगता, यानी सभी लोगों को नहीं लगता। क्यों? ये उन्हीं को लगेगा जिनकी आईज में किसी वजह से कोई प्रॉब्लम आई।
क्या अभी कहानी क्लियर होती है? यस सर। ठीक, आए एक और चीज पे चलते हैं इसके बाद, और अब जब हम जहाँ जाएंगे, चलो ये तो सारे समझ में आ गए थे। अब मैं छोटे छोटे कुछ फंक्शंस की बात करता हूँ, उनको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, नाम आपको 1 2 3 4 5 डले, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं नामों को याद भी दिला दूंगा, इसलिए मैंने नंबरिंग्स नहीं बताई। ठीक है ना। अब सवाल आता है आई के वर्किंग प्रोसेस क्या है, आई काम कैसे करती है। तो ध्यान देना, आई के काम करने की आधी 70% प्रोसेस तो मैंने वैसे ही बता दी थी। मैंने आपसे कहा था क्या होगा, आपकी जो लाइट होगी वो एंटर करेगी फ्रॉम द प्यूपिल ऑफ द कॉर्निया। कहां से, जब भी आप पूछे ना तभी मैंने कहा था कहां से एंटर करेगी लाइट, प्यूपिल ऑफ द कॉर्निया से। ये लाइट अंदर जाके लेंस पे आएगी, लेंस की हेल्प से रिफ्रैक्शन होगा और यहाँ पर एक रियल स्मॉल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी, जिससे आप ऑप्टिकल नर्व्स या ऑप्टिकल न्यूरॉन्स इनकी हेल्प से ब्रेन सेंस कर लेगा। तो वर्किंग ऑफ आई तो मैंने कहा ज्यादातर मैंने समझाई दी थी। वर्किंग ऑफ आई समझ में आ जाती है एक लाइन में कि इसको दोबारा रिपीट करूं? नहीं सर, आगे। समझ आ गया? क्लियर। कहेगा लाइट एंटर्स फ्रॉम द pupil in the pupil, it refracts through the biconvex lens, so a real in small and inverted image forms at the retina, which is sensed by the optical nerves or neurons। फिर एक आध लाइन और बढ़ा सकते हो। अब अगली चीज आती है, ध्यान देना, सबसे पहले हम बात करते हैं इस प्यूपिल की। इस प्यूपिल का जो काम है वो एक प्यूपिल का बहुत खास काम है, और ये ध्यान देखना आप, कंट्रोलिंग लाइट। कभी आपने ऐसा ध्यान दिया है कि अगर आप जो है अचानक से किसी अंधेरे कमरे में जाए तो आपकी आंखें एकदम से खुल जाती है ऐसे, और वही एकदम से कोई तेज लाइट पड़े तो आपकी आंखें थोड़ा सा सर ये जो सूरज आंखों, की लाइट जैसे। सूरज क्या, सूरज तो चलो बहुत तेज लाइट होती है, नॉर्मल हम कहते हैं कोई टॉर्च की या बल्ब की वैसी लाइट पड़े तो ध्यान जाएगा इमीडिएट अपना रिफ्लेक्स क्या होता है, हल्का सा आंख, या एकदम अंधेरे कमरे में से तो आंख हल्का सा बड़ी कर लेते हो। एक्चुअली इसका रीजन क्या है, ध्यान देखना, ये जो आपकी प्यूपिल थी आपकी, एक्चुअली ये जो आंख का पूरा सिस्टम है। अब इसको कैमरे सरीका समझे, जैसे आपने मोबाइल के कैमरे में ध्यान दिया होगा, जो आप फोटो खींचते हैं आपसे कहा जाता है इस फोटो के लिए प्रॉपर लाइट होनी चाहिए। प्रॉपर मतलब धूप के अगेंस्ट खींचोगे तो भी फोटो बर्बाद हो जाएगी, और अंधेरे कमरे में खींचोगे तो भी खत्म हो जाएगी। फोटो खींचने के लिए प्रॉपर लाइट का होना एक रेशियो जरूरी है। ऐसे आप देखना, ये अपना ह्यूमन कैमरा भी प्रॉपर वर्क करे, यहाँ पर सबसे अच्छी इमेज बने तो यहाँ पर लाइट की एक सर्टेन क्वांटिटी चाहिए। और इसीलिए ध्यान देखना, ये प्यूपिल काम में आती है। प्यूपिल और ये आइरिस जो मैंने कहा था ना, ये झिल्ली कलर वाली, लाल हरी नीली पीली, खैर लाल तो नहीं होती लेकिन कह रहा हूँ बाय द वे, ये मैंने कहा आइरिस किस काम में आती है, ध्यान जा रहा है? ये आइरिस यही करेगा, जैसे आइरिस खींचा ये आइरिस हल्का सा वो होगा, इसकी हेल्प से क्या करता है, जो प्यूपिल है इस छेद को बड़ा या छोटा करेगा। अब तो समझ में आ रहा है प्यूपिल ये छेद बड़ा छोटा कब करेगा? मान चले आप कमरे में हो से अंधेरे, लाइट कम है, ये कैमरा प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा तो आइरिस हल्का सा अपने प्यूपिल को बढ़ा लेगी। क्यों बढ़ा लेगी? ताकि ज्यादा लाइट अंदर जा सके। उल्टा अगर एकदम से तेज लाइट तेज धूप में चले गए तो क्या करेगा, ये आइरिस थोड़ा सा कंप्रेस करके इस प्यूपिल को थोड़ा सा छोटा कर देगी, ताकि जो ज्यादा लाइट आ रही है वो कम हो जाए। क्या आपको ये समझ में आता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आइरिस एंड प्यूपिल? अब ये कहानी पूरी हो जाती है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आइरिस एंड प्यूपिल, तो आप बताते हैं। नंबर 1 आपको मालूम था, आइरिस प्रोवाइड्स द कलर टू द आई, ये तो मालूम ही था, नीला हरा पीला जो हम कह रहे थे। आगे बताएंगे, इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई, ये क्या करती है, आंख में आने वाले लाइट की क्वांटिटी को, अमाउंट को कंट्रोल करती है। कोई कहे कैसे, तो वो भी आप बता देंगे। आप बताएंगे इन केस ऑफ डिम लाइट द आइरिस सॉरी द प्यूपिल इंक्रीजेस, अगर डिम लाइट होगी प्यूपिल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सिमिलरली इन केस ऑफ इंटेंस लाइट हैवी लाइट, अगर ज्यादा लाइट आएगी सो द प्यूपिल, ये जो होल था ये इट कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या हर आदमी को ये कहानी समझ में आती है, हाँ या ना बताएं? यस सर। ठीक, तो आपके लिए मैंने लिख दिया कंट्रोलिंग ऑफ लाइट कौन करते हैं मिलके,
आइरिस और प्यूपिल, एक्चुअली आइरिस और प्यूपिल एक ही होते हैं, प्यूपिल आइरिस में बना हुआ छेद होता है, तो उसके खिंचने बढ़ने से वहां छेद छोटा बड़ा हो जाएगा। तो वैसे नाम के तौर पर मैंने दोनों लिख दिए। कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, किसी को कोई शंका? नो सर, नो सर। अब मैं एक अगली बात करता हूं, एकोमोडेशन पावर ऑफ आई। आई की आपकी एकोमोडेशन पावर क्या होती है? एकोमोडेशन पावर क्या होती है, बहुत ध्यान से देखो। कभी तुमने एक बात ध्यान दी है, हमारी एक जो हम पिछले टॉपिक में पढ़ रहे थे, आपने पढ़ा था 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यानी किसी भी लेंस के लिए ऑब्जेक्ट और इमेज के डिस्टेंस में एक मैथमेटिकल रिलेशन होता है। जैसा ऑब्जेक्ट रखोगे उसके हिसाब से इमेज बनेगी। अब यहाँ पर एक गड़बड़ है, देखो ध्यान से, तुम यहाँ ध्यान देखना, इमेज का डिस्टेंस फिक्स है। आप कहते इमेज यहाँ बनेगी यहाँ बनेगी, ये संभव ही नहीं है। इमेज हमेशा कहाँ बनानी है? यहाँ। तो मैंने कहा अगर आप इस इक्वेशन को देखें, मैं लिखता हूं, क्या आपको समझ में आता है? इमेज का डिस्टेंस फिक्स है, इमेज तो रेटिना पे ही बननी है हमेशा, इमेज आगे पीछे नहीं जा सकती, नहीं तो हमें दिखेगी नहीं, क्योंकि ऑप्टिक नर्व्स तो न्यूरॉन तो यही है ना, बाकी कहीं बनेगी, उससे क्या होना है। अब एक सवाल आता है, अगर ऐसा है तो जो मैं सवाल पूछ रहा था, क्या आपको समझ आ रहा है? इसका मतलब फोकल लेंथ और आपके डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आपको चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो जैसा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट रखोगे वैसा ही आपका फोकल लेंथ चेंज होना चाहिए। गणित के हिसाब से क्या होना चाहिए, उसी हिसाब से चेंज होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, तुम देखोगे आपका भी कहीं का कहीं भागेगा। तो अगर जो मैंने कहा, जैसा आप ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज करेंगे वैसा ही फोकल लेंथ चेंज होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि भी हमारा फिक्स बना रहे, तो इस बात को जरा प्रैक्टिकल समझें। आप जो है क्या कर रहे होते हैं, आप में से कोई भी आदमी, हम कहते हैं नॉर्मल, मैंने कहा घड़ी में टाइम देखता है। घड़ी में टाइम देखना मतलब मुश्किल से कहा जाए 25-50 सेंटीमीटर पे देखता है। और वही आदमी आप देखना घड़ी में ये टाइम देखने के बाद सड़क पे लगे बोर्ड को पढ़ लेता है। सड़क पे क्या बोर्ड लगा है, मतलब 100 मीटर, क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? कहाँ 10 सेंटीमीटर, कहाँ 100 मीटर। और सोचो उसी समय उसकी निगाह ऊपर चली जाए, बोले आसमान में बादल छाए हैं, तो 10 किलोमीटर। इसका मतलब एक ही आंख, एक ही लेंस, आपने ध्यान दिया, 10 सेंटीमीटर को भी फोकस करता है, 100 मीटर को भी फोकस करता है, और 10 किलोमीटर को भी फोकस करता है। तो ये आंख का लेंस कैसे कर ले जाता है? कभी ऐसा ध्यान दिया? एक ही लेंस की हेल्प से, इसी फोकस की सहायता से, जो मैं कह रहा था, अगर फिक्स कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। यही फोकस आपको पास में भी दिखाएगा और बाहर भी फोकस होगा। इसी के लिए ध्यान देखना, यहाँ पर होती हैं, ये देख रही है क्या है, ये कोई बताएगा? इनका नाम याद आया? किसी को नाम याद हो जरा बताओ। कैलरी मसल्स। सिलियरी मसल्स, आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। ये मसल्स कहलाती थी सिलियरी मसल्स। ये क्या करती हैं, ध्यान देखना, हुक की तरह लेंस को पकड़े, तब मैंने कहा था होल्ड करती हैं, ये एक फंक्शन है, एक और आगे बताऊंगा। ये क्या करती हैं, ध्यान देखना, लेंस को खींच भी सकती हैं और प्रेस भी कर सकती हैं। और इसी खींचने और प्रेस करने को लेकर ये क्या करती हैं, आपके लेंस को मोटा या पतला कर देती हैं, जिससे लेंस की फोकल लेंथ कम या ज्यादा हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल देखें ध्यान से, एकोमोडेशन पावर किसे कहते हैं, डिफाइन में भी करूंगा, फिर पहले आप समझें। मान के चले आपको देखना है दूर तक, कोई आप दूर 100-500 मीटर देखना चाह रहे हैं। सिलेरी मसल्स क्या करती हैं, ध्यान देखना, लेंस को खींचेंगी। मैं हिंदी में लिख रहा हूं, क्या करेंगी, खींचेंगी। क्या आपको ऐसा समझ में आ रहा है? लेंस को जितना खींचोगे लेंस हो जाएगा पतला, हाँ या ना? और पतला मतलब जितना पतला लेंस होगा उसकी पावर उतनी ही कम होती जाएगी। आपको ये याद आना चाहिए, पावर बराबर होती थी
1/f, तो पावर जितनी कम होती जाएगी f आप ध्यान देखना उतना ही बढ़ेगा। उल्टा देखते हैं, आपको देखना है बिल्कुल पास की कंडीशन में क्या करती हैं, ये मसल्स प्रेस कर देती हैं लेंस को। जब आप लेंस को प्रेस करेंगे तो देख रहा होगा लेंस की मोटाई बढ़ जाएगी, और मोटाई बढ़ जाएगी, चलो शॉर्ट में लिख देता हूँ, मोटा हो गया यानी इसकी पावर बढ़ जाएगी। फिर आप देखो ध्यान से, आपका P बराबर था 1/f, यानी कि फोकल लेंथ कम हो जाएगी। अब इस बात को बहुत ध्यान से समझें, एक बार फिर से एक बार देखते हैं। मान चले हमारी इसी आंख को पास भी देखना है, दूर भी देखना है। मेरी इच्छा है कि मैं दूर, हम कहते हैं कहीं कोई साइन बोर्ड लिखा हो, कोई मैंने कहा किसी पहाड़ पे कोई चिड़िया बैठी हो, कुछ और हो रहा हो, या पहाड़ से नीचे झांक रहा हूँ, ऐसी कहीं जगह अगर मैं देख रहा हूँ दूर की चीजों को, तो ध्यान देखना ये मसल्स क्या करती है, मेरी आईज की लेंस को खींचना शुरू करती है, ऐसे पतला करती जाती है। जब पतला करती जाएंगी तो जितना पतला लेंस होगा पावर कम हो जाएगी, यानी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, तो उतनी दूर का मुझे आईज फोकस करेंगी तो मुझे चीज नजर आ जाएगी बड़े मजे से। अब अगर बाय द वे मुझे कहीं यहाँ बगल में देखना हो, मेरे पैर के नीचे कोई गड्ढा तो नहीं है, और मैंने आंखें यहाँ फूक की, तो तुरंत ये सिलेरी मसल्स क्या करती है, देखना इसी लेंस को प्रेस करेंगे, प्रेस करके क्या कर देंगी, मोटा यानी पावर बढ़ा देंगी। पावर बढ़ाने का मतलब फोकल लेंथ कम हो गई, मान चलो 1 मीटर, इसी लेंस से आप 1 मीटर पे भी देख सकते हैं, और इसी लेंस से आप 10 मीटर पे भी देख सकते हैं बिना लेंस बदलवाए। यही चीज कहलाती है एकोमोडेशन पावर। तो पहले एक बात ध्यान से देखें कि आपको इतनी चर्चा समझ में आती है या नहीं, फिर मैं इसकी टेक्निकल डेफिनेशन पे जाता हूँ। यस सर। आ जाता है इतना समझ में। एक ही लेंस को आप लेंस नहीं बदलते भैया, यहाँ के लिए अलग लेंस, वहां के लिए अलग लेंस, एक ही लेंस से आप देखना, आप पास से लेके दूर तक दोनों चीजें देखते हो, उस लेंस को बदलते हो, बदलने वाला चेंज नहीं करते हो उसको, वही की वही उसकी फोकल लेंथ मसल्स बदलती है। अब एकोमोडेशन पावर की डेफिनेशन क्या आएगी, एकोमोडेशन पावर की डेफिनेशन आती है, द लेंस ऑफ ह्यूमन आई, या द ह्यूमन आई कैन सी both the far distant object as well as the close objects। फिर रिपीट करता हूं, human eye can see, can watch both the far distant and the close objects। human eye दोनों दूर और पास के ऑब्जेक्ट्स को देख सकती है by adjusting या by changing its focal length, अपने फोकल लेंथ को चेंज या एडजस्ट करके। ये पावर किस नाम से जानी जाती है, पावर ऑफ एकोमोडेशन फॉर आई, ये चीज उसकी कहलाती है पावर ऑफ एकोमोडेशन, और एकोमोडेशन पावर ऑफ आई, वही इसमें झंझट। अब एक सवाल बनेगा, बोले भैया ऐसे कैसे, क्या चेंज करते हो, तो आगे फिर ये एक्सप्लेन करेंगे। टू सी द फार डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखते हैं, द सिलियरी मसल्स मेक द लेंस थिन, यही कह रहा था ना मैं लेंस को पतला कर देंगे, अंग्रेजी बात कर रहा हूँ। मेक द लेंस थिन सो द पावर डिक्रीजेस एंड फोकल लेंथ इंक्रीजेस, सो द फार डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स कैन बी फोकस्ड। चूंकि फोकल लेंथ बढ़ गई है तो उस डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट फोकस हो जाएंगे कहां पर, तुम्हारी रेटिना पर, वो फिक्स है। सिमिलरली आप बताएंगे, सिमिलरली टू सी द क्लोज ऑब्जेक्ट्स नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, अगर आपको क्लोज या नियर बाई ऑब्जेक्ट्स देखने हैं तो आप क्या करेंगे, तो आपसे कहा जाएगा द सिलियरी मसल्स प्रेस द लेंस टू मेक इट मोटा, तो मेक इट मोटा नहीं, मेक इट थिक, so the power increases and the focal length reduces, decreases, focal length becomes small, so the nearby objects are focused on retina। अब क्या आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज में ये बात पूरी तरह समझ में आ जाती है, और कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताएं। सर ये तो सब समझ आ गया वैसे सर, लेकिन अगर जैसे माउंट एवरेस्ट है सर, वो तो बहुत ऊंचा है, तो हमको क्यों नहीं दिखाई देता सर? क्या चीज, एवरेस्ट बहुत ऊंचा है, क्यों नहीं दिखता सर? मतलब आईज नहीं उसको फोकस कर पाते, या फिर बीच में इतनी सारी एवरेस्ट हमें, ये एवरेस्ट क्यों,
आज ये बात आओ, एवरेस्ट ना देखने का कारण ये बीच में तुम्हारी चीजें जो ऑब्जेक्शन करती है उसकी वजह से नहीं दिखता। सर अभी मैं एक लेकिन सेकंड, इतनी बड़ी तो नहीं होंगी ना एवरेस्ट के जितनी, इसीलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अभी हम बात करते हैं, इस पे भी बात करते हैं। आप 5 मिनट और मुझे टाइम दें, फिर मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छे से दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। अभी ये तो समझ आ गया नियर और दूर वाले, ठीक है। अब इसी नियर और पास जो बात कर रहे, सॉरी नियर और फार जो बात कर रहे थे, इससे रिलेटेड अपने पास 2 पॉइंट आते हैं, और जो 2 पॉइंट आते हैं वो पॉइंट कहलाते हैं, जो मैंने कहा था अब इसी पे जो आपका प्रश्न बस आप ही के प्रश्न पे आने वाला हूँ, 1 मिनट में आ जाएगा, है ना। इतना तो समझ आ गया था। अब मैंने कहा इसलिए ध्यान देखना, जब एकोमोडेशन पावर आती है तो किसी भी आपके लिए हम 2 पॉइंट्स डिफाइन करते हैं, और 2 पॉइंट्स कौन से डिफाइन करते हैं, एक नियर पॉइंट और दूसरा हम कहते हैं फार पॉइंट। पहले नियर पॉइंट की चर्चा कर देता हूँ। नियर पॉइंट मतलब ध्यान देखना पास वाला पॉइंट। एक्चुअली क्या है, बहुत ध्यान से देखो, मैंने कहा था आइज कैन एकोमोडेट, आइज लेंस को मोटा कर सकती है, पतला कर सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक लिमिट होगी। ऐसा थोड़ी है मोटा करके उसे पूरा कंचा बना दिया उन्हें खेलने जाके, कहीं ना कहीं दबाने की, प्रेस करने की लिमिट होगी। और लिमिट क्या है ये मैं दिखाता हूँ। सपोज करें कि आप जब बैठे हो तब एक एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। जो एक्सपेरिमेंट करेंगे वो आप देखना, जब भी आप पढ़ते हैं आप ध्यान देखना, पढ़ते समय अपन जनरली कॉपी किताब ऐसे रखते हैं, ध्यान से मेरी बात सुने ना, बाद में पूछना। आप देखेंगे ये डिस्टेंस लगभग लगभग कभी भी नापना 25-30 सेंटीमीटर के आसपास होता है हर आदमी का लगभग, क्यों कोई नाप के नहीं रखता, लगभग लगभग कन्वीनियंस में 25-30 होता है। अब आप एक काम करना है, इस रजिस्टर को या इस बुक को ऐसे पास लाना और लाते आना। क्या तुम्हें ऐसा नजर आता है, जब तुम ऐसे रख लोगे तो तुम्हें किताब पढ़ने दिखने ही बंद हो जाएगी, और यहाँ अगर रखोगे बिल्कुल तो ठीक है, पढ़ने में तो आ रही है लेकिन मजा नहीं आ रहा। और मजा नहीं आ रहा, अगर मैं इसे 15 मिनट पढ़ता रहा हूँ मेरी आंखें एकदम हैवी हो जाएंगी। क्या ये मैं सही कह रहा हूँ? यस सर। मैं कर देता हूँ जो एक आदमी चाह रहा है। जो मैंने कहा एक आध अगर बाई द वे कोई नहीं देख पाया हो उसके लिए, तो मैं जो बात कर रहा था मैंने कहा बोर्ड आ रहा है साफ, देखने में नहीं आ रहा है, ऐसा चेक करना। नहीं आ रहा सर, ब्लर हो ब्लर रहा आ रहा है। आ रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है। क्या हिल गया था तो उसका फोकस कुछ गड़बड़ है। अभी आ रहा है ठीक? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, यही यही फोकस है, यही एकोमोडेशन पावर होती है, ठीक है ना, ये क्या उसकी है। नियर पॉइंट की हम बात कर रहे थे, जो मैंने कहा था अगर आप जो है कॉपी यहाँ से पढ़ रहे हैं, अब आप इस कॉपी को पास लाते हैं दिखेगा, दिखने में दिक्कत आने लगेगी, दिखेगा तो ये बात नहीं कर रहे, दिखने में दिक्कत आने लगेगी। और ऐसे अगर आधा घंटा पढ़ते रहोगे तो सर दर्द करने लगेगा। एक्चुअली इसका रीजन बता देता हूँ। यहाँ पर एक आता है नियर पॉइंट। नियर पॉइंट हम क्या कहते हैं, वो डिस्टेंस जहां रखा ऑब्जेक्ट हमें बिल्कुल क्लियर दिखता है। The objects placed at which distance can be seen distinctly। जहां रखा ऑब्जेक्ट हमें स्पष्ट दिखता है। डिस्टिंक्ट की बात कर रहा हूँ, स्पष्ट की, जबरदस्ती देखने की बात नहीं कर रहा, बोले नहीं हम खींचतान के देख ही लेते हैं। मैंने कहा the object placed at which distance is can be seen distinctly, स्पष्ट दिखता है। क्या है, मैं पहली मेरी बात समझ में आती? इसके ऊपर लाओगे तो फिर डिस्टिंक्ट नहीं है, स्पष्ट नहीं है, वो जबरदस्ती का सौदा है। और ये पॉइंट है आपका नियर पॉइंट। और जो मैं कह रहा था कि आप हमेशा लगभग लगभग इसको यहाँ रखते हैं, उसका कारण है, उसका कारण ये कि हेल्दी ह्यूमन आई का नियर पॉइंट लगभग लगभग माना जाता है 25 सेंटीमीटर। हाँ, आंख की बनावट के हिसाब से थोड़ा बहुत अंतर होगा, किसी का 24 पॉइंट होगा, किसी का 25.3 होगा, लेकिन एक रफली जो आपका डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, वो 25 के आसपास होगा। 24 हो सकता है, 26 हो सकता है, क्योंकि हम लोग फैक्ट्री मेड नहीं है, लेंस फैक्ट्री मेड नहीं है, तो इतना तो अंतर रहेगा। जैसे अपन सब, हमने कहा एक ही क्लास में, इन सबकी हाइट बराबर नहीं होगी, सबके वेट बराबर नहीं होंगे। एक नॉर्मल कहा जाएगा भैया आदमी की उंगली इतनी लंबी होनी चाहिए, सबकी उंगलियां बराबर थोड़ी होगी। हाँ, अंतर क्या होगा, ऐसा नहीं होगा किसी, मान चलो
आदमी की अपनी एक, सपोज करें आपकी जो क्लास में आदमी है उसकी हाइट सपोज करो 5 फीट होनी चाहिए, दो काम नहीं होंगे, एक तो कोई 3 फीट का नहीं होगा और एक कोई 8 फीट का नहीं होगा, होंगे कोई 5 में 5.5 हो गया होगा, कोई 5 में 4.25 हो गया होगा, रेंज वही होगी। जो मैं बात कर रहा था, ये अपने लिए एवरेज क्या माना जाता है, ऑन एवरेज ये डिस्टेंस माना जाता है 25 सेंटीमीटर। इसीलिए आप अपने आप ही आप ध्यान देखना यही रखते हैं, क्योंकि आपको चीज अपने आप ही साफ देखनी है, साफ दिखती है। ज्यादा दूर पास करोगे तो कहीं ना कहीं आंखों को दिक्कत आएगी। तो क्या आपको नियर पॉइंट समझ में आता है, हाँ या ना बताएं पहले तो। यस सर। यस सर। पास से पास का पॉइंट जहां में दिखेगा, ऐसे ही ध्यान देखना। एक होता है फार पॉइंट, जैसे हम बात करें आंख में हमें यहाँ से दिखना चालू नहीं हो जाता, ध्यान देखना, दिखना तो चालू हो रहा है, दिख रहा है, बट ये दिखना दिखना नहीं माना जाएगा, ये जबरदस्ती है। दिखना कहाँ से मानेंगे, एक प्रॉपर रेंज यहाँ से मानूंगा, क्यों, अब यहाँ से बिल्कुल डिस्टिंक्ट विजन चालू है, स्पष्ट दृष्टि 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम कितनी दूर तक देख सकते हैं, तो जरा बताओ तुम्हें कितनी दूर तक का दिखता है, कोई बताएगा? उसका फार पॉइंट कितने दूर है, कितनी दूर तक उसे साफ साफ चीजें देखने में आती हैं? अरे सब सोच रहे हैं, बोले कहाँ तक दिखता है, क्या बात है। चलो निकिता सवाल पूछ रही थी, निकिता से पूछ लेता हूँ, बताओ निकिता कहाँ तक दिखता है, दूर दूर तक कहाँ तक की चीजें देख लेती है? रह जाती है सर, अगर सीधी रोड है तो पूरा दिखेगा, अरे टेढ़ी भी। सीधी नहीं, नहीं समझे नहीं, सीधी एक्चुअली क्या है, दीवार एक्सरे थोड़ी दीवार में पार देखने लगोगे। बोले सर अपने कमरे में तो यहीं तक दिख रहा है, या किसी ने ऐसे हाथ रख दिया, बोले कितनी दूर तक दिख रहा है, तो वो थोड़ी मानेंगे। तो आपने बीच में ऑब्स्ट्रक्शन कर दिया। सीधा प्लेन अगर खुला हो भैया तुम देख सकते हो, ये नहीं सर, कर रहे हम इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तक, सही कह रहे हैं आप। अच्छा किसी को इन्फिनिटी पे आपत्ति हो तो वो मुझे बताओ। किसी को आपत्ति है? क्या सर? इन्फिनिटी, ऐसे जो है निकिता को मैंने कहा इसका फार पॉइंट इन्फिनिटी है, ये बोली मुझे तो दिखते ही चला जाता है, तुम कहीं भी धरे आओ, 100 किलोमीटर, 500, 10,000, इनफाइनाइट, बोले कहीं भी चीजें रखो मुझे साफ नजर आती है। बताओ किसी को इस पे आपत्ति है कि नहीं है? नो सर। कोई आपत्ति नहीं है, मतलब जानने की दृष्टि बिल्कुल चील वाली दृष्टि है एकदम। देखो सर उस गांव में बोले ऐसा हो रहा है, क्यों जानी, जानी बोली नहीं रही। यस सर। बताओ कैसी दृष्टि है तुम्हारी एकदम? सर आसमान में तो सीधे दिखाई देता है, तो आसमान तक तो दिखाई देता ही। कह रहे हैं आसमान में अगर आपको चांद और तारे नजर आते हैं तो इसका मतलब आपकी दृष्टि इनफाइनाइट है, या बिल्कुल सही है। और ये जो पूछ रही थी वो मैंने पहले बता दिया, सीधी और टेढ़ी सड़क नहीं, क्योंकि आपको चंद्रमा नजर आ रहा है, मतलब आप इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। अब तुम कहोगे मैंने हाथ लगा लिया नहीं देख रहा, तो ये थोड़ा ना मानूंगा, ये तो तुमने अपने देखने से रोक लिया है, तो इसलिए टेढ़ी सड़क की बात नहीं कर रहे। और अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा माउंट एवरेस्ट आपको क्यों नहीं दिखती। माउंट एवरेस्ट ना दिखने का रीजन ये है कि माउंट एवरेस्ट की आप लाइन से बाहर हो जाते हो, बीच में इतने ऑब्जेक्ट और इतनी, और ध्यान देखना बीच में तब जैसे हमें पॉल्यूशन गैसेस ये सब इतनी भर जाती हैं कि आपको उसके आर पार नहीं दिखता। आप कभी एक चीज चेक करना, आप जो है धुएं भरे, कभी धुआं धक्कड़ ऐसा आंधी आई हो उस समय, और जब बरसात के बाद बिल्कुल क्लियर हो एटमॉस्फेयर, तब देखना आप नजर आएगा, दूर तक दिखेगा। लेकिन ध्यान देखना इसमें तुम्हारी आंखों का कंट्रीब्यूशन नहीं है, ना तुम्हारी आंखों की मानता है, बोले साहब देखो हमें ज्यादा साफ दिखने लगा, या आप मुझे धुंधला दिख रहा है तो आंखों में खराबी है। ये आंखों की गड़बड़ नहीं है, ये तो सामने वाले एटमॉस्फेयर की गड़बड़ है। भाई आंधी आ गई, धूल धुआं छा गया, तो तुम धूल धुएं के आर पार थोड़ी देख पाओगे। जो आप बात करते माउंट एवरेस्ट क्यों नहीं दिखती, उसका रीजन ये है, बीच में जो गैसेस, डस्ट, धुआं और ये सब आते हैं, ये आपकी विजिबिलिटी को ब्लॉक करते हैं। ये विजिबिलिटी को ब्लॉक कर सकते हैं, आंख को नहीं। आंख तो कहती है बोले सब एकदम क्लीन एटमॉस्फेयर कर दो, माउंट एवरेस्ट बोले बगल में रखी है यही चाइना के पार, बोले मुझे चंद्रमा तक दिखाई देता है, चाइना कौन सी दूर है। अब आपको मेरी बात समझ में आती है निकिता, हाँ या ना? यस सर। ये ध्यान रखना, जब भी विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आएगी वो एक अलग चीज है। कोहरा छाया हो, कोहरे में तो अपने को अपने सामने खड़ा आदमी नहीं दिख रहा, या आंखें खराब मानोगे? नहीं, आंखें खराब नहीं है,
ये विजिबिलिटी गड़बड़ है, वो एक अलग चीज है। आपने कहा कोहरा, मुझे सामने खड़ा आदमी नहीं दिख रहा, मुझे सामने खड़ा है 2 फीट में नहीं दिख रहा, मुझे आंखें खराब हो गई, तो वो आंखें नहीं खराब हो गई, आंखों का फार नियर पॉइंट अब भी वही है। दिक्कत ये बीच में ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ऑब्स्ट्रक्शन दो, टाइम टू टाइम आते जाते रहते हैं, उनका क्या करोगे। क्या अब आपको नियर और फार पॉइंट हर आदमी को समझ में आते हैं, मुझे बिल्कुल क्लियर बताएं। तो ये Yes. आंख का क्या पार्ट होते हैं, कैसे देखती हैं और कहाँ तक देख सकती हैं, ये आपको कहानी बिल्कुल क्लियर हो जाती है। अब इसके अभी मैं शीट भेज दूंगा एक आधे घंटे बाद, और इसको एक बार शीट से पढ़ लेना। अगले टर्न पर हम वो डिस्कस करेंगे जो सुयश पूछ रहा था, लोग चश्मा क्यों लगाते हैं, यानी कि डिफेक्ट्स ऑफ विजन क्या होते हैं। वैसे वो आपके सिलेबस में शायद इस बार नहीं है, तो एक बार चेक कर लेंगे, पर अभी आप उसको पढ़ लीजिएगा, अभी अपने पास टाइम पर्याप्त है इसलिए, ठीक है ना, क्योंकि आप कोई और एग्जाम में कोई ऐसी चीज दे रहे होंगे तो कई बार आते हैं, तो अभी तो पढ़ते जाते हैं। डिफेक्ट्स ऑफ विजन कौन सा ज्यादा टाइम लगना है, एक टर्न लगेगा ज्यादा, ठीक है ना। अगले टर्न में इसी के आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, और कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लो तब तक। सर एक छोटा सा डाउट है सर, जो यानी जो अंधे होते हैं ना, तो सर आप यानी वो अंधे यानी उनका आईज के अंदर क्या जो चीज होती है इससे उनकी विजिबिलिटी वो खत्म हो जाती है। अंधे होने के बेटा बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे, यहाँ से लेके यहाँ तक। नंबर 1, कॉर्निया खराब हो जाए। कॉर्निया आप देखेंगे कई बार किसी ऑपरेशन से, चोट से, नेचुरल उससे, ये कॉर्निया जो ट्रांसपेरेंट मसल, ये एक्चुअली मेम्ब्रेन है, ट्रांसपेरेंट लिविंग सेल्स हैं, ये डेड हो जाए। अगर ये डेड हो जाएंगे, समझ में आ रहा होगा, ये ट्रांसपेरेंसी इनकी खत्म हो जाएगी, अंदर लाइट ही नहीं आएगी, पहली। इसलिए आपने ध्यान दिया होगा, ये सब जनरली ऑपरेशन, चोट वगैरह में और कई बीमारियों में आंख से रिलेटेड, उसमें कॉर्निया खराब होता है तो आदमी अंधा हो जाता है। इसके लिए आपने एक नाम सुना होगा, नेट पर सर्च करोगे तो बताते हैं, कॉर्निया ट्रांसप्लांट होता है। वो कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन वर्ड इसलिए आता है कि कॉर्निया एक्चुअली सबसे बाहर होता है, इन्फेक्शंस, चोट, ये सब आप देखना, सबसे पहला खतरा इसी को पड़ता है। ये पहली चीज, कॉर्निया गड़बड़ हो सकता है। दूसरे नंबर पे आप देखना, ये लेंस खत्म हो सकता है। जो मैंने बताया था, लेंस में होने वाला एक डिफेक्ट वो कहलाता है कैटेरैक्ट, मोतिया बिंदु, जिसमें ओल्ड एज में लेंस धीरे धीरे खुद ही आप देखेंगे ट्रांसपेरेंसी छोड़ के ऑपेक होने लगता है, क्रिस्टल्स पड़ने लगते हैं दाने दाने। नॉर्मल हिंदी में से लोग कहते हैं बोले आंख में जाला पड़ गया, एक्चुअली जाला नहीं पड़ता, ये पहले ट्रांसपेरेंट था, आर पार दिखता था, फिर देखोगे माइक्रोस्कोप से आदमी की आंख में व्हाइटिश व्हाइटिश कांच सरीखा होने लगता है, सफेद सफेद, तो एक्चुअली ऐसा लगता है जाला पड़ गया। जाला नहीं, ये क्रिस्टल जो होती है, बर्फ होती है ना, ट्रांसपेरेंट हो जाए, बर्फ सरीखे क्रिस्टल्स इसमें पड़ने लगते हैं, ये गड़बड़ हो सकती है। तीसरा ध्यान देखना, इस रेटिना में कोई डिफेक्ट हो सकता है, और फिर वही इन्फेक्शंस, डिसीजेस, और जो मैंने कहा था कोई चोट, ऐसी सब चीजें। रेटिना में कोई चोट लग जाए, कई बार आप देखेंगे नर्व सिस्टम फेल्यूर कर जाए, ये सब बढ़ जाए। जैसे हमने कहा पैरालिसिस का नाम सुना होगा, पैरालिसिस में क्या है, आदमी के पैर में नोचों से पता ही नहीं चलेगा, जबकि पैर अच्छा वाला है, क्यों नहीं पता चल रहा, क्योंकि नर्व सिस्टम कहीं ना कहीं गड़बड़ दे रहा है, मैसेजेस नहीं आ रहे। लास्ट ईयर की बात करते थे, तो न्यूरॉन या नर्व सिस्टम में गड़बड़ है तो भी आप देखना, तो सब कुछ बढ़िया काम कर रहा है पर मैसेज ब्रेन तक नहीं जा रहा, ये भी अंधा है, उसे चीज दिखेगी नहीं। तो ब्लाइंडनेस के तो आप देखेंगे मेडिकल साइंस बताएगी, कम से कम मुझे लग रहा है शायद एक आई सर्जन से पूछोगे, जो है प्रॉपर आई सर्जन जिसने किया हो, मुझे लग रहा है ब्लाइंडनेस के तो शायद 500-700 कारण बता दे एटलीस्ट, है ना। तो तमाम सारे ऑर्गन्स हैं इनमें, तो कई सारे फेल्यूर्स, कई डिसीजेस, कई इन्फेक्शंस, कई खुद के इनके माल फंक्शनिंग ये होने लगती है। सिलेरी मसल्स आपकी वीक हो गई, प्रॉपर काम नहीं कर रही। अब लेंस आपका कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब 2 मीटर का दिख रहा है, वो फोकस है 2 मीटर के आसपास दिख जाएगा, उसके आगे का ब्लर हो गया, खत्म, दिख ही नहीं रहा, बोले क्यों, बोले लेंस एकोमोडेट नहीं कर पा रहा। ब्लाइंडनेस तो बहुत सारी प्रॉब्लम से निकल सकती है। ओके सर सर। जो आईज होती है, मतलब उनका लेंथ और ब्रेथ भी बढ़ती है, छोटे में छोटी आईज, बड़े में थोड़ा बड़े। बिल्कुल, आपके सारे ऑर्गन्स आपके प्रोपोर्शनेट ऑर्डर में बढ़ते हैं। नहीं सोचो, छोटे बच्चे की आंखें कितनी छोटी होती हैं, और फिर छोटा बच्चा खुद ही, तुम्हें ध्यान नहीं होगा, इतना बड़ा होता है, देखा है अभी कल यस परसों सर। को दिखता है, या कशिश किसी के, मैंने देखा तो था, एक वो किसी के स्टेटस पे लगा था, एक छोटा सा बच्चा, किसके में था सर आजकल के में तो मेरे ही लगा था। है, हाँ मेरे ध्यान है कहीं लगा था, कौन था वो। सर मेरा भतीजा था, भैया का लगता है।
ध्यान नहीं हो, छोटा सा बच्चा तो इतना होता है, पैदा होता है जरा सा, और अपन इतने बड़े हो गए। अब सोचो यही वाली आंखें लगी रहे तो कितना गंदा लगेगा, इतना सा फेस और उसमें 2 छोटे-छोटे बटन। तो साफ सही कह रहे हैं, वो प्रोपोर्शनेट सारे आपके ऑर्गन्स, टोटल जितने भी ऑर्गन्स हैं आपकी बॉडी के, आपके उसी प्रोपोर्शन में बढ़ते हैं, ताकि जो हम कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी वो आपकी बनी रहे। यस सर। और ये जो हम बात कर रहे थे ना, देखना ये हम वेल डेवलप्ड बॉडी की बात कर रहे थे, जैसे हमने कहा 25 सेंटीमीटर, या जैसे कहूंगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर होता है। इसमें ऑप्शन मत लेना, बोले सर जो बच्चा पैदा हुआ उसका 4 सेंटीमीटर कैसे होगा, नहीं, मैंने उसकी बात नहीं कर रहा, तभी डेवलपिंग स्टेज में, उसे डेवलप होने में 5-7 साल लगेंगे। जनरली हम मान के चलते 10-12 साल से ऊपर, मतलब एक जब बॉडी डेवलप हो जाती, समझो 13-14 साल, आप अपनी लेंथ हाइट वगैरह मोटे तौर पे गेन कर चुके होते, तब की हमेशा ये बातें की जाती है। सर जैसे हम ये नियर पॉइंट की बात कर रहे थे, तो जब इसमें हम ज्यादा नियर लाते तो हमारी इमेज 2 बन जाती है, ऐसा क्यों? ज्यादा पास लाते हो ना, तो इसका रीजन ये है, वो आंखों में प्रेशर ज्यादा पड़ता है, तो दोनों आंखें जो अलग अलग इमेज बनाने लगती है, क्योंकि डिस्टेंस दोनों का अलग अलग होने लगता है। समझ आ रहा है? उतने दूर में डिस्टेंस मतलब नहीं रखता, जैसे हल्का, जैसे मान चलो इधर से इस आंख से डिस्टेंस है 100 और उससे 101, अंतर ही नहीं पड़ेगा, दोनों बराबर है। यदि बिल्कुल चिपका लिया 1 से 4, 1 से 5, यहाँ दिखेगा, यहाँ अंतर हो जाता है, तो कई बार इस तरह डिस्टॉर्शंस आते हैं, कई बार लेंस ज्यादा प्रेस हो जाता है तो भी इमेज जो है डिस्टॉर्ट होगी। डिस्टॉर्ट मतलब एकदम सीधी नहीं दिखेंगी, मुड़ी या वैसी दिखने लगेगी, तो उसका रीजन ये है कि लेंस पे अब तुम ज्यादा प्रेशर डाल रहे हो। ओके सर। सही है? यस सर। चले यही विराम देते हैं। डिफेक्ट्स ऑफ विजन जो आपसे बात करें, चश्मा लगाना, मेट्रो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, ये हमारे अगले टर्न के टॉपिक्स हो जाते हैं। ठीक है सर इसकी एक बार वीडियो भेज देना। हाँ, वीडियो मैंने रिकॉर्ड तो किया है। कई बार क्या होता है वीडियो में दिक्कत आ जाती है, इसकी ऑडियो नहीं आता, पता नहीं वो वीडियो पूरा बन जाता है, तो 1-2 चक्कर में इस चक्कर में रह जाते हैं। सर आप पहले MWF में वीडियो भेजते थे ना, उससे बहुत हेल्प हो जाती थी। अच्छा ऐसा है, तो तुम चिंता नहीं करो, वीडियो वाला मामला भी 2-4-6 दिन बाद कुछ उसको करने वाला हूँ, मैं किसी चीज का वेट कर रहा हूँ, वो आपके हाँ थोड़ा सा सर, 1 चेंज, सितंबर का। हाँ तो थोड़ा सा आपको चेंज फील होगा अभी, ठीक है ना, चेंज करेंगे अभी हम कुछ। सर 1 Yes, sir. सितंबर से क्या है सर, स्कूल खुल रहे हैं? कंफर्म नहीं बेटा, अभी कोई कंफर्म नहीं है, मैं ये बताऊं, कोई गारंटीड नहीं है। सर कोचिंग तो खुल सकती है ना ऑफलाइन? समझे नहीं ना, जब खुलेंगी, जब वो आएंगे तो सभी के लिए आएंगे। नहीं, क्योंकि सर ऑलमोस्ट अभी 50-60% ऑफलाइन खुल गई है, क्योंकि मैं जाता हूँ ना तो खुल गई है। अब वो बोलते हैं नहीं, छूट दे दी है सरकार ने, आप अपने रिस्क पे जा सकते हो और आ सकते हो। बेटा सब गलत सलत बोल रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं? अगर सरकार ने दे दी होती तो न्यूज़पेपर में ऑर्डर कहीं तो होता है, किसी को पर्सनली छूट दे देंगे। जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, और यही दिक्कत है। जो पढ़ा रहा है शिक्षक, को एक बात भूल जा रहा है कि वो अपने खुद के सम्मान को दांव पे लगा रहा है। समझ रहे हो? तुम्हारे पिताजी, जो मैंने कहा, तुम्हारे पिताजी खुद झूठ बोल रहे हो और तुमसे कह रहे हो बेटा झूठ बोलना गलत बात है, तुम एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, तुम्हारे मन में एक चीज आएगी, बोली तुम खुद तो झूठ बोल रहे हो। टीचर, मैंने कहा जो खोल रहे हो ना, यही समझ में नहीं आ रहा कर क्या रहे हैं। तो छोटे से बिजनेस के पीछे, और मैं ये बता दूं, आप जहां भी बैच में जा रहे होंगे और बाकी भी जो जा रहे होंगे, आप देखना कोई भी टीचर अपने बैच में 5-10 से ज्यादा बच्चे नहीं पढ़ा रहा। वो बोले है क्या ऐसा? नहीं सर, 6-7 बच्चों से ज्यादा नहीं है। नहीं पढ़ा रहा ना बेटा। पिछले साल निकिता, पिछले साल आप हमारे बैच में नहीं थी, निकिता अपने बैच में कम से कम 15 बच्चे थे, 15 नहीं थे अपने बैच में, शायद 19 या 20 बच्चे थे, सही कह रहा हूँ? और 10th का बैच देखोगे, 10th का बैच 9th से डबल हो जाता है तकरीबन। 10th में आपके बाद ही 10th आता था, आपने ध्यान दिया होगा, 35 या 36 बच्चे थे बेटा, 35। और ये हमारे नहीं, सभी के आया था। 35 बच्चे वाला आदमी 5-6 बच्चे पढ़ा रहा है, क्यों पढ़ा रहा है? ओपनली पढ़ा है, पूरे पूरे 35 पढ़ा है, एडवर्टाइजमेंट करके पढ़ा है, नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, उसे मालूम है कि हमारे पास परमिशन नहीं है, हम कह नहीं सकते किसी से जाके कि भैया हमने चला ली। ये फैक्ट है, जितने चला रहे हैं सब ऐसे दबे छुपे चला रहे हैं, और उसका कोई मीनिंग नहीं है, दोहरी रिस्क है। नंबर 1, एक तो हमने कहा अपन यहाँ चला रहे हैं, अपन मेन जगह बैठे हैं, कल को मान चलो कोई पुलिस वाले जाके खड़ा हो जाए और आपको भगाए और हमको भगाए, तो जो मैंने कहा, मैं अपनी इज्जत से बेटा क्यों खिलवाड़ करूँ? 1 आध साल नहीं चलेगा, नहीं चले, कोई दिक्कत नहीं है, समस्या क्या है? पैसे के लिए भूखे थोड़ी मर रहे हैं, बोले
जब पुलिस वाला आके लठ बजा दे तो भी अपन बोले चल रहे, तो बोले कोई समस्या नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 मैंने कहा बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मान चलो कि कोई एक आध पॉजिटिव बच्चा निकला, फिर 4 हो गए, फिर माँ बाप गाली ही देंगे, और क्या करेंगे? क्या है बेटा कि अपन रिस्क नहीं लेंगे। मैंने कहा वो हम तभी लेंगे जब, मैंने कहा जब ऑथोराइज हो जाएगी। बोले हाँ आप बोल सकते हैं। क्यों? परमिशन है, कोई दिक्कत आ रही है तो सबको वाले भैया परमिशन है, आप अपनी इच्छा से आ रहे हो, नहीं कर रहे ना। और उसमें और मैंने सर कहा जब बहुत है इसमें, टीचर का भी और स्टूडेंट्स का भी। है सर रिस्क भी बहुत है, टीचर्स का भी, स्टूडेंट का भी। कह रहा हूँ ना, तो अभी भी हमने कहा, तुमने खुद ध्यान दिया, वो बहुत सारे गार्जियंस ऐसे होंगे जिन जो अपने बच्चे अभी भी मार्केट में और ऐसे नहीं घूमने जाने दे रहे होंगे, भैया कहीं घूमो नहीं, कहीं आ मत जाओ, घर में रहो। तो देख नहीं रहे ग्वालियर में बराबर केसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए बढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा टीचर क्या ये चीज भूल ही गया कि आज वो खुद कानून का पालन नहीं कर रहा। आज वो क्या कह रहा है, कानून कानून कुछ नहीं होता, तुम ऐसा करो, और कल को वही तुमसे सिखाएगा, बदतमीजी मत करो, दंडता मत करो, गाड़ी लेफ्ट हैंड चलाओ, ये करो वो करो। क्यों? बोले कानून है, हमें कानून का पालन से खुद नहीं कर रहे, तुम्हें कैसे सिखा देंगे? ये टीचर हम बता दें, बहुत सारे क्या है उस चक्कर में, जैसे कहा जाता है पैसे के चक्कर में भूल जाएंगे उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मेरा मानना है कि 1 साल जो है, जो मैंने कहा नहीं चल रही कोचिंग, कोई दिक्कत नहीं, लॉस होगा। अगर बिजनेस के तौर पर बात करूं, और क्या होगा, नहीं सही है 1 साल, बहुत सारे लोग धंधे बंद हो जाते हैं। तो ये तो बड़ा, जो हमने कहा स्वास्थ्य और सम्मान, इन 2 चीजों से कॉम्प्रोमाइज जीवन में हम कभी नहीं करते, सही ना? यस सर। ना मैं तुम्हें भी यही सलाह दूंगा, तुम लोगों को ये शिक्षा दूंगा, जीवन में कभी भी हमने कहा पैसे से कॉम्प्रोमाइज कभी भी कर लेना। पैसा आज नहीं तो कल आता है, और आता है तो जाता भी है। स्वास्थ्य और सम्मान, इनसे समझौता मत करना। ये बड़ी मेहनत से आते हैं और जाते एकदम है, सही ना? जाते हैं फिर आते नहीं है। नहीं बेटा, तो खुद समझदार हो, करवा देंगे। इसलिए इनसे चलने दो आराम से, बढ़िया चल रहा है। जब स्टार्ट होंगी ऑफलाइन, मुझे बहुत अच्छे से मालूम है, जिस दिन ऑफलाइन स्टार्ट होंगी, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, जब स्टार्ट होंगी आपके एग्जाम्स, और इनके बीच में कम से कम 5 से 6 महीने का टाइम अपने को दिया जाएगा। अभी तो ये मान के चलो अपन पढ़ रहे हैं केवल एक बार, इसलिए सब्जेक्ट के टच में जुड़े रहे, अपने को पता है सब्जेक्ट क्या है क्या नहीं है। पढ़ेंगे हम कब? जब मैंने कहा 6 महीने का वो टाइम मिलेगा, पूरा सिलेबस पढ़ा डाला होगा, बड़े मजे से रिवाइज करेंगे, सब कर लेंगे। वो टेंशन मत लो कि यार साहब पेपर में क्या होगा, जो करा रहे पेपर आ जाएंगे फिर क्या करोगे। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने कहा ना, अपन ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं, अपने 10-12 बच्चे हैं, जो तुम्हें ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जो ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं उनके यहाँ भी भैया 5-6 ही है, बाकी बच्चे कहाँ गए? बहुत सारा बच्चा ऐसा है जो ना ऑफलाइन जा रहा है ना ऑनलाइन जा रहा है। वो सबको कंसिडर करते हुए आपके क्लास स्टार्ट होने जब भी होगा, सितंबर चाहे अक्टूबर, और पेपरों के बीच में टाइम मिलेगा, उस टाइम का अपन बढ़िया उपयोग करेंगे। एक्चुअली अपन अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं, घर बैठे बैठे से बेकार वाली फालतू बैठे से अच्छा अपन कुछ ना कुछ सीखते जा रहे हैं, भले आधा अधूरा सीखे, कोई दिक्कत नहीं, उतना चल रहा है, कोई बुराई नहीं, सही ना? और दिक्कत भी नहीं है ना ऑफलाइन ऑनलाइन में, जैसा पढ़ रहे अच्छा पढ़ रहे हैं। पढ़ना चलो, मैं तो कहा हो सकता है पूरा नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, मैं कहता रहा मत आ दो पूरा, भाई घर फालतू बैठे रहते हैं। सेशन जब चालू हुआ 6 महीने मिलेंगे, अभी इन लोगों ने कहा बैठे से बेकार, भली कह रहा हूँ ना, कुछ तो आ रहा है, कुछ आ रहा है तो बढ़िया, उन 6 महीने में काम ही आएगा, नुकसान थोड़ा ना करेगा ये पढ़ा हुआ। यस सर। यही सीधी बात। चल यहाँ विराम ले लेते हैं आपके लिए, है ना? गुड नाइट सर। आई